अब हम बात करते हैं अपने ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स में अगला रिएजेंट ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। हमारे पास 3 रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, गिलमान रिएजेंट और जो मैं अब ये पढ़ाने जा रहा हूँ। तो हम लोग स्टडी करते हैं ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट। तो सबसे पहले वही बात करते हैं कि सर आखिरकार यहाँ पर कार्बन के साथ कौन सा मेटल होगा। तो आपको अच्छे से नाम में ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास कार्बन के साथ लिथियम मेटल है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले उसकी तस्वीर की बात करते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, R होगा और यहाँ पर Li होगा। ये जो एल्काइल लिथियम होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, एल्काइल लिथियम। अब इसके बारे में हमें 1-2 बातें बहुत अच्छे से जाननी है। आपको सबसे पहली बात पता है यहाँ पर क्या है नेगेटिव और यहाँ पर क्या है पॉजिटिव। तो ये हमारे पास जो एल्काइल लिथियम होगा ये बेस का भी काम करेगा एज वेल एज हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेगा। अभी तक हमने जितने भी ये 3 ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स पढ़े हैं, तीनों का ही रोल ऑलमोस्ट एक तरह ही होता है, बेस का भी काम करते हैं, न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी बात है, इनका जो न्यूक्लियोफिलिक नेचर होता है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ज़्यादा होता है। न्यूक्लियोफिलिक नेचर जो इनका होता है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब उसका रीज़न क्या है, अब आप खुद सोचो। वहाँ पर मेटल क्या था, वहाँ पर मेटल था मैग्नीशियम, यहाँ पर मेटल क्या है, लिथियम। इसकी वजह से हम बोलेंगे यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है कार्बन और लिथियम में। कार्बन और लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब हम ऐसे बोलेंगे यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसी वजह से हम यहाँ पर इसको और अच्छे टर्म के साथ बोलेंगे, ये एक हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है और इसका जो हार्ड नेचर होता है वो कहीं ना कहीं किससे ज़्यादा होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ज़्यादा होता है। इतनी बात आपको अच्छे समझ में आ रही है, इस पॉइंट को भूलना नहीं है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्काइल लिथियम, ये दोनों हार्ड रिएजेंट है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ गिलमान रिएजेंट, वो हमारे पास सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है और जो इसका हार्ड नेचर होगा वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेटल है वो लिथियम है। कार्बन और लिथियम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा, चार्ज का सेपरेशन बहुत ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा आएगा। तो इसीलिए ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल का काम बहुत अच्छा करेगा। अब जो एक और बात है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट जो आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है और एल्काइल लिथियम होता है, इनकी रिएक्शंस सेम होती हैं जैसे आप पढ़ते आ रहे हो, लेकिन कुछ ही रिएक्शंस होंगी जहाँ पर हम लोग बात करेंगे, इनकी ऑलमोस्ट क्या होती हैं, रिएक्शंस सेम होती हैं। ये तो एकदम बेसिक जानकारी के बारे में है। अब हमें जो डील करना है वो रिएक्शंस के साथ डील करना है कि आखिरकार ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स किस तरीके से बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बोलूँगा, ये बहुत ही अच्छे बेस की तरह काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है अभी मैंने बताया RLi है, इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है और ये हार्ड सेंटर है, तो ये बहुत अच्छे बेस की तरह काम करते हैं। एसिड बेस रिएक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हम लोग इस वाले केस में प्रिपरेशन नहीं पढ़ेंगे, प्रिपरेशन बहुत ही सिंपल होती है, इसमें यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है। हमें यहाँ पर सीधी बात करनी है रिएक्शंस की। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं रिएक्शंस की बात कर रहा हूं तो हमारे पास सबसे पहली वही फेमस रिएक्शन होती है एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि ये बेस की तरह भी काम कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी फेमस रिएक्शन होगी वो एसिड बेस रिएक्शन होगी। एसिड बेस रिएक्शन के बाद जो हमारे पास दूसरी रिएक्शन आती है वो होती है मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, मेटल को हैलोजन के साथ एक्सचेंज करके दिखाते हैं। तो मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तीसरी जो रिएक्शन होती है वो होती है ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन, ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन। अब आप सोच रहे हो सर भला ये कौन सी चीज है। देखो ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन में कुछ नहीं होता, यहाँ पर मेटल एक्सचेंज रिएक्शन होती है, मतलब एक मेटल दूसरे मेटल के द्वारा क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, मेटल एक्सचेंज रिएक्शन। और जो चौथी रिएक्शन होती है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ऑर्थोलिथिएशन। ऑर्थोलिथिएशन, इसको हम लोग बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं कि आखिरकार ऑर्थोलिथिएशन क्या होता है, किस कंडीशन पर होगा और किस कंडीशन पर नहीं होगा। ऑर्थोलिथिएशन के साथ ही हम एक टर्म और पढ़ लेंगे अल्फा लिथिएशन, और अल्फा लिथिएशन के बाद हम लोग एक टर्म और समझ लेंगे लेटरल लिथिएशन।
ये भी थोड़ी सी हम जानकारी इकट्ठी कर लेंगे और फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये तो हमारा आइडिया हो गया। अगर मैं आपको एल्काइल लिथियम में एक एग्जांपल की बात करता हूं तो बहुत ही फेमस एग्जांपल होता है BuLi। इसको आप ऐसे लिखिए या फिर 1 2 3 4 कार्बन बनाइए और यहाँ पर Li+ और यहाँ पर माइनस। इस तरीके से हमारे पास ये बहुत ही फेमस एल्काइल लिथियम होता है। अब हम सबसे पहले रिएक्शन की बात करते हैं एसिड बेस रिएक्शन और फिर हम पढ़ेंगे मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अब हम स्टार्टिंग करते हैं अपनी रिएक्शंस एल्काइल लिथियम की, जिसमें हमारे पास सबसे पहली रिएक्शन होगी एल्काइल लिथियम की एसिड बेस रिएक्शन। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर अगर हम एसिड बेस रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास एल्काइल लिथियम है वो किसकी तरह एक्ट करने वाला है, एक्ट एज बेस करने वाला है, क्योंकि आपको पता है RLi है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। अब अगर मैं आपके सामने सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करता हूँ, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है आपके पास, आप लोगों ने इस तरीके से फिनॉल है देखा होगा यहाँ पर, और यहाँ पर हम ले लेते हैं BuLi। ठीक है, देखो सबसे पहले स्टेप पे क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही है? हमेशा जो भी जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट होते हैं उनके हर केस में कार्बन और मेटल होता है, जहां पर कार्बन के ऊपर क्या होता है नेगेटिव और मेटल पर क्या होता है पॉजिटिव। अब ये क्या करेगा, ये नेगेटिव इसके एसिडिक H को भगा ले जाएगा। एसिडिक H भगा ले जाने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा O- और यहाँ आ जाएगा Li+। ये फॉर्म हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो फॉर्मेशन हुआ है ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक सिंथेसिस के काम आता है। यदि मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से हैलाइड ले लेता हूँ तो ये जो माइनस होगा एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा और आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हम बात कर सकते हैं, ये जो हमारे पास फॉर्म हुआ है ये हमारे ऑर्गेनिक सिंथेसिस में काम आती है। ये जो स्टेप है कहाँ पर काम आती है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में काम आती है। उसके बाद अगर मैं फिर से वर्कअप करवाता हूँ, वर्कअप आपको पता है, वर्कअप करवाने से फिर से आपके पास यहाँ पर OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सबसे पहली एसिड बेस रिएक्शन तो मेरे पास ये हो चुकी है। अब मैं एक और बहुत ही फेमस रिएक्शन की बात करता हूँ। मान लो मैंने आपके सामने एसिड ले लिया RCOH और यहाँ पर मैंने ले लिया ब्यूटाइल लिथियम, और जो कि मैंने एक्सेस में ले लिया। बाद में वर्कअप वगैरह दिया होगा, आप लोग वर्कअप की परेशानी मत लो। अब आप हायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, इतने सारे मैंने आपको लेक्चर्स पढ़ा दिए हैं जहाँ पर आपको वर्कअप की अब टेंशन नहीं लेनी है, वो हो जाएगा बिना बताए। तो देखो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव को ले जाएगा, एसिडिक H को ले जाएगा, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा RCO-। इतनी बात समझ में आ रही है। और थोड़े समय के लिए यहाँ पर चिपक जाएगा Li+। देखो जितने भी काउंटर आयन होते हैं, पॉजिटिव पार्ट होते हैं, वो नेगेटिव पार्ट का मन बहलाने के लिए होते हैं। अगले ही स्टेप में आपके पास क्योंकि एक्सेस में है तो ये BuLi यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव होगा और यहाँ पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा और ऐसे फॉर्म हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा RCO- Li+, O-Li+, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Bu आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में आपके पास वर्कअप होगा। वर्कअप होने से क्या हो जाएगा, वर्कअप होने से RCOH OH और यहाँ पर क्या आ जाएगा Bu। अब आप जरा ध्यान से देखोगे तो एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप हैं और आपको अच्छे से पता है कभी भी एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप नहीं होते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, H2O बाहर निकाल देंगे। अनस्टेबल होते हैं हमेशा जो जैम डायोल्स होते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, जैम डायोल्स। अगर एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप होते हैं तो जैम डायोल्स होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। इसी की वजह से हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कीटोन हो जाएगा। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। इस रिएक्शन से हमें एसिड टू कीटोन का कन्वर्जन देखने को मिल रहा है और बहुत ही आसानी से आप एसिड टू कीटोन का कन्वर्जन कर भी दे रहे हो। तो ये हमारे पास सबसे पहली रिएक्शन है एसिड बेस रिएक्शन। अब अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ, जैसे मान लो ये है हमारे पास और यहाँ पर वही है MEC+O OH और यहाँ पर हमारे पास है BuLi जो कि एक्सेस में है और यहाँ पर मैं ले ले रहा हूँ Me3SiCl डराने के लिए ले रहा हूँ और बाकी फिर मैं ले रहा हूँ H3O+ वर्कअप के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यार सिंपल से हर स्टेप एकदम ऐसे ही होगा। बस यहाँ पर अगले स्टेप में जो आप ये वाला कर रहे हो जहाँ पर Li आ रहे हैं, इसकी जगह आपके पास आ जाएगा OSiMe3 और यहाँ पर आ जाएगा OSiMe3, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर के प्रति प्यार ज़्यादा है, ज़्यादा अट्रैक्ट
होता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये फॉर्मेशन हो जाएगा बाद में, लेकिन जब आप वर्कअप करोगे तो वर्कअप होने के बाद ये सब हटके OH OH आ जाएगा, तो आपके पास यही बन जाएगा RCOH OH और यहाँ पर क्या आ जाएगा Bu। फिर आप वर्कअप करवाओगे, वर्कअप नहीं, इस बार तो क्या होगा, OH है तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, आपके पास H2O निकालना है, H2O बाहर निकाला तो आपके पास बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर Bu आ जाएगा। कितनी इंटरेस्टिंग रिएक्शन और कितनी सिंपल है। तो ये आपकी बात होती है एसिड बेस रिएक्शन की। अब हम पढ़ते हैं मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अब हम बात करते हैं अपने एल्काइल लिथियम की सेकंड रिएक्शन, जिसका नाम है मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हैलोजन रिप्लेस हो जाएगा किसके द्वारा, मेटल के द्वारा, इसलिए इसका नाम आ रहा है मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। देखो होता क्या है, यहाँ पर आपने कुछ इस तरीके से ले लिया और यहाँ पर आपने ले लिया Br और यहाँ है आपके पास BuLi, वही फेमस एल्काइल लिथियम की तरह। अब देखो BuLi को आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो, यहाँ पर ये माइनस और ये Li प्लस। अब आपको पता है यहाँ पर जो ये नेगेटिव है ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। ज़्यादा स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये sp3 वाले पे है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं स्टेबल होने के कारण ये नेगेटिव कहाँ जाएगा, ये नेगेटिव इस वाले पार्ट पर जाएगा और उसको Br को बाहर निकाल देगा। बात समझ में आ रही है। और आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। अब ये नेगेटिव किसको ज़रा स्टेबल हो जाएगा, Li प्लस की वजह से, और यहाँ पर ये sp2 कार्बन पर नेगेटिव आ रहा है। इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर ये समझनी है। तो आप इसको कुछ ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी, और जो आपने ये फॉर्म किया है ये फर्दर रिएक्शंस में यूज हो जा सकता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। इसको बोलते हैं हम लोग मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये बात हो चुकी है। तो देखो अगर हमारे पास यहाँ पर लिविंग ग्रुप में कौन कौन हो, Cl हो, Br हो, I हो और आपके पास क्या हो, RLi हो, तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मेशन कुछ इस तरीके का हो जाएगा Li। इसी को हम बोलते हैं मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अब यहाँ पर हम एक थर्ड रिएक्शन और समझते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इसको मैंने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। आपको नेचर पता है कि एल्काइल लिथियम कैसे होते हैं, कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स। देखो इस तरीके से देखना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, ये आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। यहाँ पर क्या है आपके पास RLi। अब सब कुछ यहीं छुपा हुआ है। ये RLi किसकी तरह काम करेगा, आपको पता है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और जो भी हार्ड न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो हमेशा 1,2 एडिशन रिएक्शन ही दिखाते हैं। अगर ये 1,2 एडिशन दिखाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव है, ये नेगेटिव यहाँ टेक करेगा, ये यहाँ जाएगा, तो आपके पास कुछ ऐसा सा फॉर्मेशन हो जाएगा, O माइनस Li प्लस और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास R। क्या बात समझ में आ रही है। तो कुल मिला के आपको ये समझना है, जो भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होंगे वो हमेशा 1,2 एडिशन दिखाएंगे, या 1,2 एडिशन को ही हम लोग डायरेक्ट एडिशन भी कहते हैं। 1,2 एडिशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट एडिशन। 1,4 एडिशन को कहते हैं कॉन्जुगेट एडिशन या फिर माइकल एडिशन। ये बात हो चुकी है। अब हम फोर्थ रिएक्शन की बात करते हैं, जो हमारे पास होती है ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन। और मैंने आपको इसमें बताया था स्टार्टिंग में कि ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक्चुअली मेटल एक्सचेंज रिएक्शन होती है। यहाँ पर एक मेटल दूसरे मेटल के द्वारा क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। देखना होता कैसे है, आपके पास यहाँ पर ये फेमस रिएक्शन है, यही पढ़ाई जाती है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, SnBu3। आपको पता है यहाँ पर बॉन्ड किसके किसके बीच में है, कार्बन और एटीन के बीच में है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर BuLi ले लेता हूँ, मतलब एल्काइल लिथियम ले लेता हूँ, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको तस्वीर देखने को मिलेगी। यहाँ पर N, यहाँ पर H और आपके पास यहाँ पर Li। अगर आप देखोगे तो पहले बॉन्ड थी आपके पास कार्बन और टिन के बीच में है, अब आपके पास बॉन्ड किसके बीच में आ गई, कार्बन और लिथियम के बीच में। तो इसी को बोलते हैं कि टिन से क्या रिप्लेस हो चुका है, लिथियम रिप्लेस हो चुका है। इसलिए हमारे पास ये रिएक्शन क्या होती है, मेटल हैलोजन या मेटल एक्सचेंज रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस रिएक्शन की ये है कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा जाती है। पहली बात तो ये हो गई, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा जाती है। दूसरी बात, यहाँ पर जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वो क्या होती है, रिटेन होती है। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है इस वाले केस में, रिटेंशन रखती है। मतलब अगर डैश पे है तो डैश पर ही बना रहेगा और अगर वेज पर है तो वेज पर ही बना रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट
ट्रांसमेटाइलेशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑर्थोलिथिएशन। जैसे ही हम ऑर्थोलिथिएशन पढ़ लेंगे उसके बाद मैं आपको मेटल एक्सचेंज रिएक्शन, बेंजाइलिक प्रोटोन वाली रिएक्शन और एक और होती है ऑर्थोलिथिएशन, इन तीनों ही में मैं आपको रेट कंपेयर करके बताऊंगा किसका रेट सबसे ज्यादा होगा। तो अब हम बात करते हैं अपनी सबसे फेमस रिएक्शन जिसका नाम होता है ऑर्थोलिथिएशन। तो बहुत ही समय से मैं बोल रहा हूँ ऑर्थोलिथिएशन, आखिरकार ये होता क्या है इसको जानते हैं। देखो सबसे पहली बात आप इसके बारे में ये जाननी है, ये बेस्ड होती है ऑन चीलेशन मैकेनिज्म। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये समझना है, बेस्ड ऑन चीलेशन मैकेनिज्म। दूसरी बात आपको ये समझनी है कि हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पर क्या मौजूद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद होना चाहिए, दो बातें। और तीसरी बात जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबस्ट्रेट देखकर हम पता लगाएंगे या सबस्ट्रेट देखकर हम डिसाइड करेंगे कि हमारे पास रिएक्शन कैसी होगी, रिएक्शन कैसी होगी। अब आप सोच रहे हो कि सर इसका मतलब क्या है, तो थोड़ा सा वेट करो, मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल देकर। एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। देखो एग्जांपल हमारे पास क्या है, हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ हमारे पास क्या है OMe है और यहाँ पर हमने F लगा दिया। एक बार तो मैंने आपके सामने यहाँ क्या ले लिया, BuLi ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ टमेटा, अभी बताऊंगा फुल फॉर्म क्या है। और एक बार सिंपली सिर्फ मैंने क्या ले लिया, BuLi ले लिया। अब मैं आपको दोनों ही कंडीशंस को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। अगर मैं इसको कर दूं रिएक्शन नंबर 2 तो इसको मैं कर देता हूं रिएक्शन नंबर 1। तो सबसे पहले हम रिएक्शन नंबर 1 को एकदम अच्छे से समझते हैं। देखो होगा क्या, यहाँ पर आपके पास ये फ्लोरीन है और यहाँ पर आपके पास क्या है, OMe है। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से होगा। तो सबसे पहले अगर मैं रिएक्शन नंबर 1 को समझाऊं तो यहाँ पर क्या है, आपके पास BuLi है। तो हमेशा मैंने बताया है ऑर्थोलिथिएशन का मतलब क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो कि है। दूसरी बात चीलेशन होगा। देखो चीलेशन का फंडा क्या है, यहाँ पर आपके पास Bu पर क्या है, प्लस है, मतलब नेगेटिव है, और इस पर क्या है, प्लस है। तो एक्चुअली यहाँ पर कहानी कुछ ऐसी होती है कि ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है वो इसके साथ क्या कर देता है, चीलेशन कर देता है। चीलेशन को मैं ऐसे समझाऊंगा, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट केस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर O है, यहाँ पर आपके पास Me है और यहाँ पर आपके पास Li और यहाँ आ जाएगा Bu। इतनी बात समझ में आ रही है। तो आपके पास Bu पे तो नेगेटिव ही रहेगा, ये वाला चीलेशन वाला पार्ट हो गया। अब चीलेशन आपने करवाया तो ये वाला जो H है वो क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा, तो ये वाला Bu यहाँ से ले जाएगा और आपके पास फाइनली कुछ इस तरीके का बन के आ जाएगा। ये वाला F एसिडिक रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास OMe और यहाँ आ जाएगा आपके पास Li। अब देखो ये वाला पार्ट नेगेटिव आ गया आपके पास अल्टीमेटली। अब ये आपके पास ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज होगा, जो भी आप ऑर्गेनिक सिंथेसिस पढ़ोगे उस ऑर्गेनिक सिंथेसिस में आप इसको यूज कर सकते हो सीधा का सीधा। तो ये जो आपने यहाँ पर करवाया है इसी को हम बोलते हैं ऑर्थोलिथिएशन। तो एक तो हमारे पास इस तरीके से फर्स्ट रिएक्शन गई है, लेकिन अगर हमारे पास हम सेकंड रिएक्शन को समझाएं, देखो यहाँ पर टमेटा का मतलब होता है, मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ही बना देता हूँ NCH3 NCH3, यहाँ पर क्या हो गया CH2, यहाँ पर क्या हो गया CH2, यहाँ पर NCH3, यहाँ पर NCH3। इतनी बात समझ में आ रही है। देखो इसका नाम करते हैं, 4 मिथाइल हैं तो हम बोलेंगे टेट्रा मिथाइल। बात समझ में आ रही है। और आपको पता है ये कुछ इथाइलिन की तरह है तो हम बोलेंगे इथाइलिन, और 2 N है तो हम बोलेंगे डाईअमीन। तो टमेटा का फुल फॉर्म होता है टेट्रा मिथाइल इथाइलिन डाईअमीन। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, बिल्कुल सही बात है, और यहाँ पर Li है। तो एक्चुअली होता क्या है, वहाँ पर चिलेशन हो उससे पहले ही इनके साथ चिलेशन हो जाता है और इसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन चिलेशन करने की। तो अगर यहाँ पर चिलेशन हो चुका है तो एक बात तो पक्की है, इस रिएक्शन में यहाँ पर ऑर्थोलिथिएशन का फंडा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्योंकि अरे ऑर्थोलिथिएशन का पूरा फंडा किस पे डिपेंड है, बेस्ड ऑन चिलेशन मैकेनिज्म है। अगर इन्होंने पहले ही चिलेशन कर लिया Li ने, तो चिलेशन करने की वजह से यहाँ पर अब तो फर्दर चिलेशन नहीं हो पाएगा, और चिलेशन ही नहीं हो पाएगा तो अब आपको दूसरी बात सोचनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने बोला था कि सबस्ट्रेट पहले देखो और फिर आप रिएजेंट देखकर पता कर पाओगे कि वहां पर किस तरीके से करोगे चीजों को, ठीक है। तो अब
यहाँ पर कैसे रिएक्शन होगी, अब यहाँ पर आपको क्या देखना होगा, तो आपके पास क्या था, F था, आपके पास क्या था, OMe था, ऐसे लगा दिया। अब आपको ये H दिख रहा है, ये वाला जो H है ये क्या है, एसिडिक H है। अब आपको पता है यहाँ पर ऑर्थोलिथिएशन तो होगी ही नहीं, तो इस वाले केस में यहाँ पर आपके पास सिंपली एसिड बेस रिएक्शन होगी। तो ये Bu नेगेटिव इसको यहाँ से ले जाएगा और आपके पास इस बार यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा ये F, ये OMe, यहाँ पर ये ग्रुप और ये आ जाएगा Li। देखो दोनों ही रिएक्शन में फर्क देखो, यहाँ पर और यहाँ पर। ये जो रिएक्शन थी, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोलिथिएशन। और ये जो मैंने आपको रिएक्शन समझाई है, इस रिएक्शन को तो हमने सिंपली बात पता ही है, एसिड बेस रिएक्शन। बस इतना सा आपको फंडा बहुत अच्छे से समझना है। अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपके सारे ही डाउट क्लियर हो जाए। अब हम बात करते हैं कुछ इन क्वेश्चंस की। आपको बस स्टेप बाय स्टेप रिजल्ट्स को देखना है और क्वेश्चन कंप्लीट करना है। देखो सबसे पहले क्या है, आपके पास ये BuLi है, आपको पता है ये एल्काइल लिथियम है। तो सबसे पहले आप देखो क्या यहाँ पर आपके पास मेटल हैलोजन एक्सचेंज होगा। देखो आपको सबसे पहले सोचना किस तरीके से है, सबसे पहले आपको मेटल हैलोजन एक्सचेंज सोचना है, उसके बाद आपको एसिड बेस रिएक्शन सोचनी है और उसके बाद आपको ऑर्थोलिथिएशन सोचना है। और ऑर्थोलिथिएशन भी आप कब सोचोगे, जब आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर प्रेजेंट होगा। यहाँ पर तो नहीं है। तो देखो एक तो आपके पास एसिडिक H यहाँ है और एक आपके पास एसिडिक H यहाँ है। आपको अच्छे से पता है ये वाला H ज़्यादा एसिडिक है, ये वाला H ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बगल में लगा होगा, तो ज़्यादा एसिडिक H है। तो सबसे पहले स्टेप में यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा। ये लगा दिया, यहाँ पर F, यहाँ पर आ जाएगा Li और यहाँ हो जाएगा आपके पास वही पूरा का पूरा ग्रुप C डबल बॉन्ड O NMe2। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो अगले वाले कंडीशन में आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है। देखो ये वाला कर दिया SiMe3 है। अब आपके पास यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर क्या है, आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। ये वाला जो नेगेटिव होगा इसके वैकेंट ऑर्बिटल में यहाँ पे जाएगा और आपके पास फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो ध्यान से, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, इनको बस आपको सही तरीके से सही सीक्वेंस में लगाना होता है। और यहाँ पर क्या जाएगा, C डबल बॉन्ड NMe2, इस तरीके से बन गया। अब देखो अगले स्टेप में क्या है, फिर BuLi है। अब इस बार एसिडिक H कौन है, आपके पास ये वाला एसिडिक H है। तो इस वाले केस में आपके पास सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ से हटेगा, मतलब हमने यहाँ पर क्या ले लिया, BuLi ले लिया। तो आपके पास फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर SiMe3, यहाँ पर F और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O NMe2 और यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास Li। यही तो बनेगा। जब ये बनेगा इसके बाद देखो अब आपके पास क्या है, MEI है। तो अगले ही स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर MEI प्रेजेंट है, ये नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ जाएगा, इसको बाहर निकालेगा। तो फाइनली आपके पास MEI के बाद यहाँ पर कुछ ऐसे आंसर आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O NMe2। बस आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, आपके सारे क्वेश्चंस एकदम ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। इतना आपने कर लिया। अब आपके पास लास्ट स्टेप में क्या है, CSF है। तो CSF देखो यहाँ पर क्या होगा, CS प्लस F माइनस, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पर F माइनस जाएगा। तो एक्चुअली ये जो पूरा स्टेप मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये स्टेप हो रहा है डी प्रोटेक्शन ऑफ SiMe3, डी प्रोटेक्शन दिखा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास फॉर्मेशन होके कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर Me है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O NMe2 है, यहाँ पर हो जाएगा SiMe3, यहाँ पर F और यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पर F था ही। अगले स्टेप में ये वाला यहाँ जाएगा और लास्ट में वर्क अप होकर आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर Me, यहाँ पर F और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O NMe2। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा सीक्वेंस समझ में आ रहा होगा। चीज़ें कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती हैं, बस आपको एक एक स्टेप बाय सारे क्वेश्चंस को करते जाना होता है, अपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगर मैं सबसे पहले ये वाला बताता हूँ, BuLi वाला पार्ट। देखो यहाँ पर आपके पास एसिडिक H है, तो सबसे पहले एसिडिक H के साथ यहाँ पर रिएक्शन कैसे होगा, यहाँ पर Li आ जाएगा, पता ही है ये नेगेटिव वाला पार्ट बन जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ जाएगा NET2। इतनी बात समझ में आ रही है और ये बेंजीन नहीं रहेगी। अब देखो ये वाला नेगेटिव पार्ट इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, अटैक कर दिया, जैसे ही ये ऊपर जाएगा वैसे ही ये वापस आके यहाँ पर O माइनस कर देगा। तो फाइनली आपके पास जो यहाँ पर आंसर आ जाएगा वो आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा, ये तो आ जाएगा O माइनस Li प्लस
आ गया ये वाला। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड O NET2, क्योंकि इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा ना C के साथ, ये बन गया। और फाइनल लास्ट में वर्कअप करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं यहीं दिखा देता हूँ, यहाँ पर OH का ऐसे फॉर्मेशन हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। तो ये वाला फॉर्मेशन हमारा बन चुका है। अब हम बात करते हैं BU-LI DMF कि आखिरकार इस केस में हमारे पास क्या होने वाला है। तो इस केस में भी हमारे पास सेम कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले स्टेप में आप वही बनाओ, ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप आपने लगा दिया और यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, Li लगा दिया, ठीक है, यहाँ नेगेटिव था। ये वाली बात होगी सबसे पहले। अब देखो ध्यान से क्या बता रहा हूँ मैं ये बता रहा हूँ DMF है। आपको पता है DMF क्या होता है, HC डबल बॉन्ड O NMe2। अगर नहीं दिख रहा हो, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, आप कोशिश करना। DMF क्या होता है, अरे DMF का फुल फॉर्म क्या है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। फॉर्मामाइड पता है, HC डबल बॉन्ड NH2 होता है, वहां पर H हटा के 2 ग्रुप लगा दो। अब ये नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ अटैक करेगा, यहाँ। इन दोनों में फर्क यही है कि यहाँ पर जब DMF था तो अटैक यहाँ कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जब DMF नहीं था तो अटैक यहाँ कर रहा है। तो बस जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, OC डबल बॉन्ड O NET2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास C डबल बॉन्ड OH। इस तरीके से देखो ना, यहाँ पर ये जाएगा, फिर ये वापस आके इसको एज अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर कर देगा। तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस होंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो अब हम इन लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो सबसे पहले हमें एक चीज़ बहुत सही करनी है जो थोड़ी सी गलत हो चुकी है। मैंने आपको अभी भी बताया था कि सबसे फास्ट होता है मेटल हैलोजन एक्सचेंज, बिल्कुल सही बात है। मेटल हैलोजन एक्सचेंज सबसे फास्ट होता है, ये सबसे पहले नंबर 1 पे हो जाएगा। उसके बाद जो आपको दूसरा रेट सोचना है वो बेंजाइलिक प्रोटॉन निकालने का सोचना है। एसिड बेस रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एसिड बेस रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, बेंजाइलिक प्रोटॉन निकालने की बात कर रहा हूँ। और तीसरे स्टेप में आपको ऑर्थोलिथिएशन सोचना है। क्या सोचना है, ऑर्थोलिथिएशन सोचना है, क्योंकि इसका प्रोटॉन क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक नहीं होता। तो हमेशा आपके सोचने का जो ऑर्डर होगा इस तरीके से होगा। ध्यान देना, बेंजाइलिक प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ, एसिड बेस रिएक्शन की बात नहीं कर रहा। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो ये आपके पास क्या है, BU-LI है। तो यहाँ पर कोई मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन नहीं होने वाली। तो यहाँ पर आपके पास इस वाले केस में कोई बेंजाइलिक प्रोटॉन है, नहीं है। तो अब इस वाले केस में आपको ऑर्थोलिथिएशन सोचना है। आपको पता है यहाँ पर H है, इसके ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप भी लगे हुए हैं, चिलेशन हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा, इस तरीके से, यहाँ Li और यहाँ आ जाएगा OCH3। बात समझ में आ रही है। अब इस वाले केस में आपका ऑर्थोलिथिएशन का फंडा चला चुका है, ऑर्थोलिथिएशन का फंडा जा चुका है। अगर ऑर्थोलिथिएशन जा चुका है तो अब आपके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, वो क्या है, एसिडिक H को निकालने की। तो यहाँ पर जब आप एसिडिक H निकालोगे तो आपको पता है H यहाँ पर है एक, H यहाँ पर है एक, और ये वाला H तो हो ही रहा है। तो हमें पता है मोस्ट एसिडिक H कौन सा होगा, जो फ्लोरीन के बगल में होगा। तो यहाँ पर Li आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास OCH3 ग्रुप लगा रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही हो जाएगा। आपको सिर्फ इस रिलेटिव ऑर्डर के रेट को याद रखना है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, हैलोजन है। तो सबसे पहले यहाँ पर मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होकर कुछ ऐसा फॉर्मेशन हो जाएगा, Li जैसा, और यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। आपको बताया था कि यहाँ पर CO2 है और CO2 का ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, ये नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा। इस तरीके से वर्कअप होके आपके पास बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से। यहाँ पर ये जो रिएक्शन हुआ है ये हुआ है मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। कौन सा, मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखना बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो जो BU-LI है, सबसे पहले क्या इसमें कोई हैलोजन है, नहीं है। क्या इसमें कोई बेंजाइलिक प्रोटॉन है, नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ऑर्थोलिथिएशन होगा। अब देखो ऑर्थोलिथिएशन होने के लिए आपके पास OCH3 के बगल में ये वाला भी H है और ये वाला भी H है। लेकिन यहाँ पर जब दो H आ जाए तो हमें एसिडिक H, ज़्यादा मोस्ट एसिडिक H को सोचना पड़ता है। तो दोनों ही कंडीशन लगानी है, पहली वो लगानी है और फिर एसिडिक कंडीशन भी लगानी है। तो जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, OCH3, यहाँ पर तो CH3 था ही, यहाँ पर क्या आ जाएगा, Li। ये Li हमने यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि अगर एक बार ऑर्थोलिथिएशन लगा लो और 2 H मौजूद हैं तो आपको एसिडिक H ही हमेशा सोचना पड़ता है। अब देखो इस वाले केस में आपका क्या चला चुका है, ऑर्थोलिथिएशन जा चुका है। ऑर्थोलिथिएशन क्यों जा चुका है, टमेडा है, क्योंकि वो सबसे पहले लिथिएशन कर देगा। अब आपको एसिडिक H सोचना है। तो अब आप ध्यान से देखना, आप जब ध्यान से देखोगे तो इस वाले केस में हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर एसिडिक एच की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस वाले केस में तो हमारे पास OCH3 है और यहाँ पर हमारे पास CH3 है, लेकिन इन सभी के H से पहले हमारे पास जो ज़्यादा एसिडिक एच होगा वो कौन सा होगा, ये वाला एसिडिक एच होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा। या फिर आप ऐसे सोच सकते हो, या फिर आप ऐसे यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, इस तरीके से डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर जा रहा है और फिर ऐसे करके यहाँ नेगेटिव जा रहा है, इस तरीके से सोच सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी। देखो जब हमारे पास सिर्फ BuLi है और यहाँ पर हेलोजन है तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पर ये था और हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस वाले पार्ट में Li, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था कुछ एल्काइल लिथियम का। अब हमारे पास सारे के सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो भी मेन रिएजेंट्स थे वो हमने खत्म कर चुके हैं। अब एक लास्ट पार्ट और आएगा जहां पर मैं आपको ऑर्गेनो जिंक, ऑर्गेनो जिरकोनियम, ऑर्गेनो पैलेडियम थोड़ा थोड़ा आइडिया दूंगा, ऑर्गेनो कैडमियम का, इन सब का आइडिया दूंगा। और साथ में जितने भी मैंने रिएजेंट्स पढ़ाए हैं इनके कुछ अगर बेहतरीन क्वेश्चन होंगे उन सबको भी मैं करवाने वाला हूँ। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।